नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। टॉक टू योरसेल्फ एटलीस्ट वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर कही गई है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो बड़ी सिंपल बात कह रहे हैं कि कोशिश करो कि अपने आप से भी बात करो। एक दिन में एक समय निकालो, एक चाहे शाम का चाहे सुबह का, तो उसको मतलब डेली रूटीन में वही समय को बार बार वहां पर जो है उसी समय में अपने आप से बात करूं, तो अपने आप को भी आपको एक्सप्लोर करने में जो है मदद मिलेगी। तो यहाँ पर ना साइकोलॉजी भी ये कहती है कि अगर आप अपने आप से बात करते हो, जो बंदा नेचुरली नेचुरली जो अपने आप से बातें करता है तो उसका दिमाग ज्यादा तेज चलता है, उसका आईक्यू ज्यादा तेज होता है। तो इसलिए यहाँ पर बात करें कि मतलब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास, उसको मिस मत कर देना, क्योंकि एक एक्सीलेंट पर्सन से मिलने से आप रह जाओगे। तो ये आप ही की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको आपके सिवाय सबसे बढ़िया तरीके से और कोई नहीं जानता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट के बारे जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं कि मैं क्या चीज हूँ, लेकिन वो दूसरों को बताते नहीं हैं। ओके, तो वो एक्सप्लोर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बता नहीं पाते अपने मतलब अपने अंदर की बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ओके, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है। ओके, तो कुछ ना कुछ बात तो हर एक में है। जितने भी जीव परमात्मा ने बनाए हैं तो उसमें हर एक में कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई ना कोई टैलेंट है। सिर्फ फर्क ये है कि कुछ बच्चों को टैलेंट अपना पहचान में आ जाता है, कुछ को थोड़ी देर लग जाती है। तो वही टैलेंट जो है ना, उसी टैलेंट के हिसाब से अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको खुशी मिलेगी, मजा आएगा काम करने में। और जो काम करने में मजा आए ना, तो उसमें समय का पता नहीं चलता कि समय कब गुजर गया। ओके, तो फिर उस काम को आप जी रहे हो। ओके, तो अगर समय का पता चलता जा रहा है जब आप घड़ी ही बार बार देख रहे हो ना, तो उसका मतलब है कि आप उस घड़ी को सिर्फ काट रहे हो। ओके, उस समय को सिर्फ आप बिताने की कोशिश कर रहे हो, आप जी नहीं रहे हो। तो इसमें बहुत फर्क होता है। जिंदगी बदल जाती है अगर 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 तरीका ही बदल दिया जाए अगर जिंदगी जीने का, जो भी आप काम कर रहे हो उसको काम को करने का। तो ये यहाँ पर सिनेरियो है जो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी कर रहे हैं। तो मतलब ये बातें देखो, हर कोई ये बातें नहीं रख सकता, तो वही रख सकता है जो बिल्कुल उसका माइंड शांत है, अच्छे से अपने आप को, वो अपने आप को जानता है, एक्सप्लोर कर रहा है धीरे धीरे, तो वही जो है अपनी बातें ऐसे रखता है। तो उन्होंने रखी है, ये 100 साल पहले अपनी बातें ऐसे रखकर गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहां पर जाइए, तो आपको डेली बेसिस पे वहां पर पीडीएफ मिलता है। और ये है एडिटोरियल पेज इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का। तो अभी हम ये वाला फर्स्ट एडिटोरियल जो है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो एडिटोरियल नंबर 1, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ए नर्स, इंडिया एज अ सोर्स कंट्री फॉर द वर्ल्ड। तो अभी मई 12 जो था वो इंटरनेशनल नर्सेस डे था। ओके, तो नर्सेस के बारे में आई होप आप सब जानते होंगे। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर्स को जो असिस्ट करती है, मतलब इनको ना हर एक पेशेंट के हिसाब से इनको एक चार्ट मिला होता है। तो उस चार्ट में लिखा होता है कि किस पेशेंट को कौन सी दवा देनी है, क्या ग्लूकोज लगाना है, या फिर कौन सी मतलब मेडिकल डिवाइस से उनका ट्रीटमेंट करना है। तो इनका इनका पूरा का पूरा शेड्यूल होता है। तो उसी शेड्यूल के हिसाब से हर एक पेशेंट को विजिट करते हैं और अपनी ड्यूटी जो है पूरी अच्छे तरीके से निभाते हैं कि अच्छे से पेशेंट की टेक केयर हो। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर आगे बात करें कि अभी पिछले जो 365 दिन गुजरे हैं ना, तो एक्चुअल में वो हर एक दिन यहाँ पर नर्सेस डे ही था। हम ये नहीं कह सकते किसी एक पर्टिकुलर दिन पे ही हम यहाँ पर नर्सिंग डे या नर्सेस डे मना रहे हैं। तो पिछला साल पूरा इसी तरीके से गुजरा है कि इनकी ड्यूटी लगी रही है। तो पैंडेमिक से मतलब इसके दौर से ये भी गुजरे हैं। बहुत सारी नर्सेस ऐसी थी मतलब कि जो कोविड का शिकार हो गई और इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन फिर भी जो है ना लगे हुए हैं। ओके, तो अगर यहाँ पर बात करें, अगर एनी पेशेंट, कोई भी पेशेंट यहाँ पर वेंटिलेटर पे डाला जाता है, तो यहाँ पर खास तौर पे अगर आईसीयू की बात करें तो आईसीयू में उसी पेशेंट को भर्ती करते हैं जिसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। तो वहीं पर यहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा होती है जिसमें आर्टिफिशियल सांस आपको प्रदान की जाती है कि जान बच पाए। तो पूरी दुनिया में ऐसे ही काम होता है। तो ये तभी मुमकिन है जब यहाँ पर नर्सिंग की फैसिलिटी जो है ना वो हमें मिल पा रही है। ओके, अगर नर्सिंग की फैसिलिटी ना हो तो ये मुमकिन नहीं होगा। अगर हम ये कहें कि सभी काम डॉक्टर ही करेगा तो फिर नई बात बन पाएगी।
ओके, तो हर एक चीज में एक माहिर बंदा जो अगर हम लगाते हैं तो ज्यादा जो है ना रिजल्ट बढ़िया निकल कर आता है। तो पूरी दुनिया में ज्यादातर क्या चलता है कि लोग जो है ना अपने आप को ट्रेन करते हैं किस हिसाब से, इस हिसाब से करते हैं कि जहां पर भी हम इन्वेस्ट करें या जो भी हम काम करें तो उसमें कितना पैसा जो हम कमा सकते हैं, कितना ये हमें जो पैसा वापस आएगा उसके ऊपर ही फोकस किया जाता है ज्यादातर। तो अगर हम बात करें नर्सेज की, तो इनकी जो क्षमता है, ओके, तो उन्होंने एक नया विंडो खोला है पूरी दुनिया के सामने, सिर्फ एक मॉरल पर्पस के लिए, नैतिकता के आधार पर, कि कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस जो है ना, प्राइस टैग मतलब क्या सैलरी मिल रही है, ओके, या फिर का क्या पर डे इनकम मिलती है, तो ये चीजें मैटर नहीं करती है। ये चीज मैटर करती है कि आपने नैतिकता के आधार पर मानवता की क्या सेवा की है। ओके, तो इसमें यहाँ पर नर्सेज की कॉम्पिटेंट क्षमता बहुत ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर आगे ये भी बात कर रहे हैं कि कई बार ये बिल्कुल गलत है, पूरी तरह से गलत है, कि कई बार क्या होता है कि हम किसी गिने चुने दिनों के ऊपर ही, या फिर ये कह लो कि सिर्फ पैंडेमिक के दिनों के ऊपर ही हमें याद आ रहा है इनके बारे में, कि मतलब इस सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि कोई स्वर्ग दूत जो है ना वो हमारे पास आ गया है और हमारी सेवा कर रहा है, लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक डायमेंशन है तो उनको हम इग्नोर करते आ रहे हैं। मतलब कि अगर पैंडेमिक के पहले की भी बात करें तो किसी का ध्यान नहीं था कि नर्सेस नाम की भी कोई यहाँ पर जीव रहता है, तो नर्सेस भी यहाँ पर कोई, यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई ड्यूटी होती है। ओके, तो ये यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है। ओके, तो यही बात कर रहे हैं कि इनका भी एक बहुत अहम योगदान है भारत की इकोनॉमी में। देखो, अगर सेहत अच्छी रहेगी तभी वर्कर्स जो है वो काम पर जाएंगे, वर्कर्स जाएंगे तभी तभी तो यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगी, तभी प्रोडक्शन होगी, तभी भारत की जीडीपी बढ़ेगी, भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन ही बीमार पड़ गई किसी देश की, वो देश कभी कभी भी प्रगति नहीं कर पाएगा। आसपास के देश जो है वो आगे निकल जाएंगे और वो देश पीछे रह जाएगा जिस देश की पॉपुलेशन ही बीमार पड़ गई। तो अगर बीमार को सही करना है तो उसके लिए नर्सिंग ये सबसे बढ़िया चीज है। तो आगे यहाँ पर बात करें नर्सेज की, पैरामेडिक्स और मेडिकल टेक्नीशियंस की, कि इनको हमेशा इग्नोर ही किया जाता है। जब भी पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाते हैं, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार जब पॉलिसी बनाती, नीति बनाती है, तो दिमाग में एक ही बात घर की होती है कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने चाहिए पर थाउजेंड पॉपुलेशन, कि 1,000 पॉपुलेशन के पीछे कितने डॉक्टर्स चाहिए, तो इसी के ऊपर फोकस किया होता है ज्यादातर। दिमाग में यही बात घूम रही होती है, डॉक्टर्स के अलावा जो बाकी उनका स्टाफ हो वो दिमाग में आता ही नहीं है। तो नर्सेस का आपको मैंने बता दिया। तो पैरामेडिक्स होते जैसे जो पहली पहले सबसे पहले जो है ना इमरजेंसी जो सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं, जो भी यहाँ पर कोई बीमार है, ठीक है, तो सबसे पहली जो सर्विस देते हैं तो वो कौन देते हैं, जो यहाँ पर एम्बुलेंस लेकर जाते हैं, जो ड्राइवर्स, उनके एम्बुलेंस में जो यहाँ पर हेल्पर्स बैठे होते हैं। ओके, तो ये सारा का सारा पैरामेडिक स्टाफ होता है जो पहली बार जो है ना मेडिकल सर्विस आपको देता है, कि मतलब कि आपको लेके मतलब वहां से पिकअप करना, जो भी वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह आपको देनी वो एम्बुलेंस में बिठाकर आपको दे दी जाती है, फिर आपको हॉस्पिटल लेकर जाना। ओके, शुरुआत यही करते हैं पैरामेडिक्स। तो इनको कौन देखता है, इनको तो सभी इग्नोर करते हैं। अगर हम बात करें मेडिकल टेक्नीशियंस की, तो ये होते हैं जैसे आपके जो लैब में टेस्ट वगैरह होते हैं, ओके, ब्लड टेस्ट हो गया या फिर कोई भी चीज, किसी भी चीज का तो आप टेस्ट वगैरह करवा रहे हो, तो ये वही करते हैं। तो इनका भी कभी जो है नाम नहीं आता है कि इनका भी कोई अहम रोल है। ओके, दिमाग में वही बात बैठी होती है कि डॉक्टर्स डॉक्टर्स। ओके, तो यही बात यहाँ पर ऑथर रख रहे हैं अपनी। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर हेल्थ केयर की बात करें ना, तो हेल्थ केयर डज नॉट फंक्शन विदाउट ऑल मेडिकल पर्सनल रिक्वायर्ड। तो जो जो भी जिसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी करेगा, तभी अच्छे तरीके से जो हेल्थ केयर है ना वो आगे बढ़ेगा, तभी जो है सेहत का ध्यान हम रख पाएंगे दूसरे की, जो पेशेंट हमारे पास आया। और यहाँ पर बात कर रहे हैं जैपनीज नर्सिंग होम्स की, तो वो वहां पर रॉबोट्स को यूज कर रहे हैं और उनको ट्रेन कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, कि मतलब रेडियोलॉजिस्ट को आप कैसे बीट बीट करो। ओके, ता जो कि कंसिस्टेंटली एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ मेडिकल स्कैन, मतलब जो मेडिकल स्कैन है उसमें अच्छे से जो कामयाबी है वो हासिल की जाए, एक्यूरेसी जो है वो हासिल की जाए। तो रेडियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो जब आप अपना बॉडी का स्कैन वगैरह करवाने जाते हो तो वो काम होता है यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट का। जैसे आप एक्सरे करवाते हो या फिर एमआरआई करवाते हो, ओके, इसके अलावा जो सीटी स्कैन करवाते हो, ओके, तो ये सारा का सारा काम रेडियोलॉजिस्ट का होता है। तो अभी जापानीज नर्सिंग होम में क्या है कि रॉबोट्स को तैनात किया जा रहा है, तो सारा काम रेडियोलॉजिस्ट का वही कर रहे हैं। तो इसलिए किया जा रहा है कि स्कैनिंग अच्छे से हो। लेकिन यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर की बात करोगे ना आप, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सप्लीमेंट हो सकती है, लेकिन सब्सटीट्यूट नहीं हो सकती है किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल का। जहां पर एक रेडियोलॉजिस्ट का काम रेडियोलॉजिस्ट ही करेगा, उसको यहाँ पर टेक्नोलॉजी एक असिस्टेंट दे सकती है, सप्लीमेंट दे सकती है, ठीक है।
अगर आप कहो कि पूरी तरीके से रेडियोलॉजिस्ट को ही बदल दिया जाए, सारा काम ये करे, तो फिर भी नहीं होगा। रोबोट्स तभी काम करेगा ना जब उनको अच्छे तरीके से प्लान किया जाएगा, प्रोग्रामिंग तैयार की जाएगी। तो जो प्रोग्रामिंग उसमें भर दोगे, जो जो स्टेप्स आप भर दोगे, उसी स्टेप्स के हिसाब से वो काम करता रहेगा। तो कई बार मशीनरी है तो फेल होगी, फिर क्या करोगे? ओके, तो यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। और आगे बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे दुनिया जो है वो बूढ़ी होती जा रही है। ओके, तो बहुत जल्दी बूढ़ी हो रही है। तो चाइना की पॉपुलेशन की बात करो तो अभी वो श्रिंकिंग होने के कगार में, मतलब कि सिकुड़ती जा रही है। तो अभी देखो, चाइना ने 30 साल पहले ही वन चाइल्ड पॉलिसी अनाउंस कर दी थी। ओके, तो अभी उसका धीरे धीरे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि चाइना की पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। ओके, तो अभी 2024-25 तक जो है हम आसानी से क्रॉस कर जाएंगे चाइना को। अभी जो पॉपुलेशन जो है चाइना की, वो भी 140, यहाँ पर 140 करोड़ के आसपास है, और भारत थोड़ा सा पीछे है। और बस बहुत जल्दी हम इसको क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि भारत में कोई कानून नहीं है कि वन चाइल्ड पॉलिसी हो या टू चाइल्ड पॉलिसी हो। ज्यादातर यहाँ पर टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में आपको बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक्ट नहीं बना हुआ है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। लेकिन चाइना में बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर वो वहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी है। अगर ज्यादा होते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो है ना वो उनसे छीन लिए जाते हैं। जैसे जो यहाँ पर अगर हम बात करें आर्म फोर्सेस में भर्ती करनी है या सरकारी नौकरी लेनी है ना, तो वो नहीं मिलेगी अगर यहाँ पर एक से ज्यादा बच्चा हो गया चाइना में। ओके, तो वहां पर ये सिनेरियो है। तो भारत में भी ये बातचीत चल रही है कि भारत में भी ऐसा सिनेरियो लेकर आएंगे। ओके, मतलब अगर दो से ज्यादा हो गए तो फिर जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं, सरकारी स्कीम्स के भी जो बेनिफिट्स मिलते हैं ना, वो सभी बेनिफिट्स छीन लिए जाएंगे। ऐसा अभी प्रपोजल है। अभी तक भारत सरकार ने इसके ऊपर काम नहीं किया। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि क्या इसके ऊपर काम होना चाहिए? क्या भारत की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, या फिर ऐसे ही देने चाहिए? मतलब कि भारत जो है, जिसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत बढ़िया है, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ती है उसको ये ऑब्जर्व कर सकता है। तो क्या आप ये सोचते हो? आपकी यहाँ पर क्या सोच है, इसका आंसर करना कमेंट बॉक्स में। और अगर आगे बात कर रहे हैं कि अगर कुछ चमत्कारिक यहाँ पर एडवांस, मतलब कि कुछ चमत्कारी यहाँ पर कोई मेडिसिन आ जाए कि यहाँ पर जो जो एजिंग है उसको रोक दे, कि जहाँ उसको रिवर्स कर देगी, दोबारा से इंसान जवान होना शुरू हो जाए, तो अभी इसकी तो यहाँ पर एब्सेंस है दुनिया में, ऐसी तो कोई दवाई बनी नहीं है। तो यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर दुनिया बूढ़ी होती जाएगी, तो वहां पर उनको हेल्थ केयर वर्कर्स की अभी जरूरत पड़ेगी, डिमांड बढ़ती जाएगी पूरी दुनिया में। ओके, तो हेल्थ केयर वर्कर्स में चाहे नर्सेस आ जाए, चाहे पैरामेडिक, चाहे मेडिकल टेक्नीशियंस, कोई भी आ जाए। पर्टिकुलरली यहाँ पर नर्सेस की बात करें तो इनकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी आने वाले समय में। और आगे बात करें इंडिया और साउथ अफ्रीका की, तो यहाँ पर ये दोनों जो है ना मेजर सोर्सेस हो सकते हैं सच मेडिकल पर्सनल फॉर द वर्ल्ड। ओके, तो मतलब चाहे नर्सेज हो चाहे पैरामेडिक्स, तो इनकी सप्लाई बड़े पैमाने पर हम दे सकते हैं फ्यूचर में। पूरी दुनिया बड़ी हो रही है। भारत की बात करोगे तो भारत की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो जवान पॉपुलेशन है, जिनकी मैक्सिमम जो एज है ना वो 35 साल तक है, 35 ईयर्स तक। ओके, मतलब ज्यादा 60% आबादी हमारी 35 ईयर्स तक जिनकी उम्र है उनकी है। और बाकी जो बचती है 40% उनकी 35 ईयर्स से ऊपर की है। ओके, 35 ईयर्स से भी ज्यादातर अगर अगर आप 40 तक जो है ना, 45 तक, उसको ज्यादातर यंग ही कंसिडर किया जाता है। तो आप देखो ज्यादातर आबादी हमारी यंग है। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान की बात करो, वो बूढ़ा होता जा रहा है, वो भी। चाइना की बात करो, वो भी बूढ़ा होता जा रहा है। तकरीबन बाकी दुनिया के जितने भी देश है ना, वो सारे बूढ़े होते जा रहे हैं। और इसलिए भारत सरकार यहाँ पर ना स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रही है कि ये जो जवान पॉपुलेशन है इसको स्किल्ड किया जाए, अपने अपने जितना जितना भी जिसका टैलेंट है। आज स्किल्ड कर देंगे, कल को हमें ही यहाँ पर जो है ना फायदा होगा। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं दो फैक्टर्स के चलते, जिसके कि हम यहाँ पर एज ए सोर्स जो है ना मेडिकल पर्सनल की सप्लाई दे सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो पहली बात तो यहाँ पर बात करें कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ग्रुप्स फॉर होम ए नर्सिंग जॉब वुड मीन ए क्वांटम लीव आउट ऑफ पॉवर्टी। तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर नर्सिंग जॉब की भी अगर बात करें तो अच्छे तरीके से हम जो है, मतलब कि यहाँ पर बच्चे आ सकते हैं। तो यहाँ पर गरीबी से बाहर वो निकल सकते हैं। और दूसरा बात करेंगे जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, दैट अलाउस मिलियंस टू बी ट्रेन्ड एज मेडिकल पर्सनल। जो मतलब कि भारत की जो डेमोग्राफी है, तो उसमें भी यहाँ पर बहुत सारे मिलियंस लोग हैं जिनको मेडिकल पर्सनल के तौर पर जो है ट्रेन करने की जरूरत है, मतलब वही स्किल्ड करने की जरूरत है। ओके, स्किल्ड कर दिया तो फिर आगे जो है फायदा नजर आता जाएगा। तो ये चैलेंज भी है और ये अपॉर्चुनिटी भी है, ये दोनों बातें। ओके, तो यहाँ पर ये तभी सही होंगे अगर हम प्लानिंग करके इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं।
और आगे यहाँ पर बात करते हैं कि नर्सिंग स्कूल्स हैं, उनको यहाँ पर इस तरीके से उनकी कैपेसिटी बने कि मतलब वो मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ना मतलब प्रोड्यूसिंग करें नर्सेज की, हाई क्वालिटी नर्सिंग, मतलब जो अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दे सके। तो सिर्फ और सिर्फ हमने डोमेस्टिक डिमांड के हिसाब से ही हमने यहाँ पर नहीं तैयारी करनी है, हमने इस तरीके से कैपेसिटी बढ़ानी है नर्सिंग स्कूल्स की या नर्सिंग जो कॉलेजेस होते हैं कि पूरी दुनिया में वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करे। ओके, तो अभी भी ना जो ट्रेंड चल रहा है तो ऐसा ही है, ज्यादातर जो नर्सिंग का कोर्सेज करके जो है ना, ज्यादातर अगर मैं कनाडा की बात करूँ, अमेरिका की बात करूँ, तो बहुत सारी डिमांड है। ओके, तो बच्चे जा रहे हैं वहां पर। और आगे बात करें कि नर्सेज मस्ट हैव स्किल्स दैट हेल्प देम नेविगेट द वर्ल्ड आउटसाइड इंडियाज मिशन abroad, must facilitate secure work for migrant healthcare personnel. Let's show nurses the respect they so employ deserve. तो आखिर में बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं कि उनको स्किल करना है। ओके, तो उनको मतलब मदद करनी है कि अपने आप को वो एक्सप्लोर कर सके। अगर वो भारत से बाहर जा रही है, दुनिया से मतलब दुनिया में अलग अलग देशों में अगर घूम रही है, तो अपने आप को कैसे प्लान करे, कैसे स्किल्ड करे। और भी भारत का भी यहाँ पर जो है मिशन है, मतलब कि फैसिलिटेट करना है कि मतलब अच्छा काम जो है मिल जाए, जो हमारे माइग्रेंट जो हेल्थ केयर यहाँ पर वर्कर्स हैं, जो नर्सेस हैं, जो बाहर अगर किसी देश में जा भी रहे, तो उनको अपनी ड्यूटी जैसा जो उनको ट्रेन करके भेजा गया वो काम भी उनको मिल जाए। तो हमें यहाँ पर रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए नर्सेस को, क्योंकि वो डिजर्व करती हैं जिस तरीके से उन्होंने पिछले 1 साल में काम करके दिखाया है बिना अपनी जान की परवाह किए। ओके, तो मतलब पूरी जान लगा दी है कि पेशेंट्स को बचाया जा सके। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं गियर अप टू मिटिगेट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो अपने आप को तैयार करो कि हम जो है ना कॉस्ट पुश जो महंगाई है उसको कंट्रोल कर सके। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब जैसे कोई भी फाइनल प्रोडक्ट जो आपको आपके हाथों में आता है, जब आप उसकी खरीद करते हो। ओके, तो मतलब कि ऐसा है कि अगर 2 महीने पहले आप खरीदने गए तो प्राइस थोड़ा कम था। ओके, अभी आज खरीदने जा रहे हो तो आपको लग रहा है कि प्राइस थोड़ा बढ़ा दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से जब कॉस्ट बढ़ जाए, तो इस तरीके से इन्फ्लेशन महंगाई बढ़े, हम इसको नाम देते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। खर्चा कॉस्ट बढ़ा दी है, तो जिसके चलते जो है आपका जो महंगाई है वो यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई। तो कॉस्ट बढ़ने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे सरकार हो सकता है कि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। ओके, या फिर कोई नया यहाँ पर कोई सरचार्ज लगा दिया, मतलब किसी ना किसी तरीके से कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पर हो सकता है, लेकिन इसको कंट्रोल करना है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तभी जो है जो पर्याप्त चीज जहां तक पहुंचनी चाहिए आम पॉपुलेशन तक, तभी वो सही मायने में पहुंच पाती है, सही दाम के अंदर अंदर। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये सॉलिड है और वेलकम यहाँ पर करते हैं हम इसका, कि अभी जो डिमांड है बिल्डिंग मटेरियल्स की और जो की कमोडिटीज की यहाँ पर डिमांड है वो अभी मजबूत होना शुरू हो गई। ओके, तो मतलब अभी तो सिचुएशन ये चल रही थी कि मतलब डिमांड खत्म ही होगी अलग अलग सेक्टर्स में, और कंपनीज वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह बंद थे, कंस्ट्रक्शन के काम बंद थे। तो अभी धीरे धीरे रिवाइवल इनमें देखने को मिल रहा है, तो अभी इसी के चलते यहाँ पर धन्यवाद कर रहे हैं। तो इसके अलावा बात करें कि अगर हम सीमेंट की बात करें ना, सीमेंट की डिमांड जो है वो यहाँ पर उसमें प्रोजेक्शन लगाई जा रही है कि वो 20% यहाँ पर इसमें वृद्धि डिमांड में देखने को मिली है इस ये वाला जो फिजिकल ईयर है। ओके, उसमें तो अभी ये बात किसके द्वारा कही जा रही है? ये बात कही जा रही है एक रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है ICRA। ओके, तो ये इंडिया की ही रेटिंग एजेंसी है। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो ये इसका पूरा नाम। तो ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का फायदा क्या रहता है कि अगर ये किसी चीज में रेटिंग देती हैं, सपोज करो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देती हैं। ओके, कि मतलब इन्वेस्टर्स का फायदा होता है कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट करें, किस कंपनी में करें, किस कंपनी में ना करें। तो जो कंपनी सपोज करो यहाँ पर अगर मैं सीमेंट की बात कर रहा हूँ ना, सीमेंट ही बना रही है सपोज करो, तो अगर सीमेंट बनाने में भी कंपनी में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, तो वो बताता है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बताती है कि क्या रेटिंग है इसकी, मतलब क्या परफॉर्मेंस है। ओके, किस तरीके से क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसका कोई फायदा इन्वेस्टर्स को मिल रहा है, कितना मिल रहा है। तो उस हिसाब से ना ये रेटिंग देती है, जैसे BB हो गया, AA हो गया, AA+, AAA+, इस तरीके से रेटिंग देती है। जितनी यहाँ पर रेटिंग ए वाली ग्रेड में आ जाए ना, मतलब जब AA हो गया, AAA+, तो हम कहेंगे कि एक्सीलेंट है। ओके, मतलब वहां पर जो है इन्वेस्टर्स आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको मुनाफा मिलेगा। ओके, मतलब ऐसी कंपनी वैसी होगी मतलब जो स्टेबलाइज हो चुकी है। ओके, मतलब फ्लक्चुएट नहीं कर रही जिस कंपनी की इकोनॉमी। तो इस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे बात करें कि जो आयरन है, आयरन और ओके, जो मतलब कि जो कच्चा लोहा निकालते हैं उसके जो प्राइसेस हैं वो अभी 1 साल में 3 गुना बढ़े हैं।
और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की बात करें आर आल्सो ऑन द राइज, तो ये भी बढ़ते जा रहे हैं लगातार। तो अभी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसी इसलिए भारत में पेट्रोल डीजल के जो दाम है ना वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ओके, रिकवरी अच्छी बात है, हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है, लेकिन महंगाई अच्छी बात नहीं है। चीज महंगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी में पिछले साल जितने लॉकडाउन लगे थे ना, तो बहुत सारी नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोग जो है जॉबलेस हो गए। और उस जॉबलेस सिनेरियो में अभी भी ऐसा ही है, बहुत सारे राज्यों ने लॉकडाउन लगा दिया तो लोग जॉबलेस हैं, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं अगर अगर आपने लॉकडाउन लगाना है तो हमें खाने के लिए भी कुछ दे, उसका भी हमें जो है प्रावधान हमें आप प्रदान करें। तो पहले से अगर नौकरियां ही नहीं है, सेविंग्स है नहीं है, पैसा है नहीं, तो यहाँ पर दूसरी ओर महंगाई बढ़ जाएगी, तो कंट्रोल करना टफ हो जाएगा। और आगे क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आगे कह रहे हैं कि अगर कमोडिटी प्राइसेस की बात करें तो इनका क्या दाम है, कितने हिसाब से ये बढ़े या कम हो, तो ये हमारे ऊपर है। ओके, तो पूरी संसार में भी ऐसे ही वस्तुएं चलती हैं। ओके, तो अलग अलग प्राइसेस होते हैं, जो सरकारें हैं उस हिसाब से यहाँ पर खुद से जो है मैनेज करके चलती हैं। तो हमारे ऊपर है कि कमोडिटी के प्राइसेस क्या हो। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे यूएस की इकॉनमी है, चाइना की इकॉनमी है, तो यहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, मतलब उसके रास्ते से अभी दोबारा से रिकवरी की और आगे बढ़ रही है उनकी इकॉनमी कोविड-19 से। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि अभी जो कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग काम है, जब कोई भी जिस तरीके से भी एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, तो अभी उसके ऊपर ये फोकस कर रही है। अभी खास तौर पे तो जो वैक्सीन निर्माता कंपनीज है, तो उनको सपोर्ट की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से आगे मैक्सिमम वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड हो। और इसके अलावा बात करें, जो यहाँ पर प्रेशर होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो यहाँ पर उसको मिटिगेट किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है कुछ एक्सटेंट तक, अगर हम जो टैक्सेस लगाते हैं की इनपुट्स के ऊपर, अगर उनको थोड़ा रैशनलाइज करें, ठीक करें। तो अभी की इनपुट्स जैसे बहुत सारे यहाँ पर चीजें हैं, जब अगर मैं रॉ मटेरियल्स की बात करूँ तो उसके ऊपर जो है भारत सरकार टैक्स लगाती है। फिर जब वो किसी कंपनी के पास चीज पहुंचती है बनाने के लिए, तो फिर जब उसको फाइनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर टैक्स लगता है उसके ऊपर। ओके, तो ये टैक्सेस फिर आगे जब आम इंसान तक वो कोई भी प्रोडक्ट पहुंचता है, तो उससे मतलब वो टैक्स लगाकर वो सारा पैसा वसूला जाता है। ओके, तो ये मतलब पूरा सिनेरियो चलता है। तो यहाँ पर बात करें कि कोई रीजन नहीं है हमें कि क्यों यहाँ पर जो हमारा जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है सीमेंट के ऊपर, उसको हम यहाँ पर 28% स्लैब पे ही रखें। तो 28% स्लैब बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब, अगर आपने 100 रुपया कमाया है ना, 100 रुपए में से 28 रुपए आपको भारत सरकार को देने होंगे, तो ये बहुत ज्यादा जीएसटी है। ओके, अगर ऐसे जीएसटी को हम कम करते हैं, तो यहाँ पर खर्चा कम हो सकता है। जिन जिन सेक्टर्स में हमें लग रहा है कि अगर सीमेंट की बात करें, आयरन और की बात करें, तो ये इनके दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके दाम को कम किया जा सकता है अगर जीएसटी का स्लैब चेंज किया जाए। और इसके अलावा बात करें कि जो यहाँ पर टैक्स रेजीम है, जो व्यापक अभी जो टैक्स रेजीम है, अभी जो रिटेल ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, अगर पेट्रोल और डीजल की बात करें, तो उनको यहाँ पर रिप्लेस क्यों नहीं किया जाता जीएसटी के साथ। ओके, कहने का मतलब, अभी जो ये पेट्रोल, जितने भी हमारा पेट्रोलियम इंडस्ट्री है ना, वो जीएसटी के अंतर्गत काम नहीं करती है। ओके, जीएसटी से अभी भी चार चीजें बाहर है। एक पेट्रोलियम बाहर है। ओके, दूसरा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बाहर है। ओके, इसके अलावा जो रियल स्टेट का बिजनेस होता है वो बाहर है। और चौथा जो है अल्कोहल, जो ये शराब का बिजनेस, जो देखो ना अभी कितनी राज्य सरकारें हैं जो शराब मतलब उनके ठेके खोल रही हैं, तो उनका यहाँ पर विरोध हो रहा है कि एक और तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बाकी सारी इकोनॉमी में आपने लॉकडाउन लगा दिया, तो लेकिन शराब की दुकानें क्यों खोली हैं। ओके, तो इसलिए खोली हैं क्योंकि वहां पर जीएसटी नहीं है, वहां पर राज्यों के अपने टैक्स हैं। ये जो मैंने चार चीजें आपको बताई है ना, तो इन चारों चीजों से राज्यों को डायरेक्ट पैसा जाता है। ओके, तो बाकी जितनी भी चीजें आती हैं उन सब के ऊपर जीएसटी लगता है। राज्य को उनका जीएसटी का 50% हिस्सा मिलता है, लेकिन वो तब मिलता है जब पहले केंद्र सरकार के पास पैसा पहुंचेगा, फिर केंद्र सरकार जो है पैसा जारी करेगी। तो वो कब करेगी, वो केंद्र सरकार के ऊपर है। कई बार तो अभी पिछला साल जो गुजरा है, तो उसमें तो राज्य सरकारें केंद्र सरकार से ये कहती रही हैं कि जीएसटी भेजिए हमें। ओके, जीएसटी भेजिए, लेकिन केंद्र सरकार के पास खुद पैसा नहीं था। तो ये सिचुएशन हो जाती है। तो इसको बोल रहे हैं कि ये जो ऑयल प्रोडक्ट्स वाला जो यहाँ पर कैटेगरी, इसको भी जीएसटी में अंतर्गत इसमें लाइए। ओके, फिर भी यहाँ पर जो है ना प्राइस थोड़ा कम देखने को आपको मिलेगा पेट्रोल और डीजल का। और आगे यहाँ पर बात करें कि ये बिल्कुल सही बात है कि जो ऑयल टैक्सेस हैं, जो यहाँ पर पेट्रोल डीजल के ऊपर जो टैक्सेस लगाती है भारत सरकार, काफी बड़ा टैक्स होता है ये। तो इसने यहाँ पर काफी बेनिफिट किया है, जो हमारा देश का खजाना है उसको भरा है इकोनॉमी में। हालांकि इसको कोरोना वायरस के द्वारा अभी लिमिट कर दिया गया है, थोड़ा कम हो गया था पिछले साल। तो
हमने तेल इंपोर्ट ही नहीं किया, बहुत कम किया, जिसके चलते सऊदी अरेबिया की अपनी इकोनॉमी यहाँ पर कोलैप्स होगी। ओके, जिनकी इकोनॉमी चलती ही यहाँ पर क्रूड ऑयल के बेसिस पे ऊपर है। तो हमारे यहाँ पर डिमांड ही नहीं थी, सभी लोगों तो यहाँ पर घर में डाला हुआ था लॉकडाउन के चलते, नेशनल लॉकडाउन था। और इतना बड़ा देश है हमारा, इतने बड़े पैमाने पर डिमांड रहती है पेट्रोल और डीजल की, और यहाँ पर इसकी कमी देखने को मिली। लेकिन आगे बात करें कि हमें यहाँ पर जरूरत है रिफॉर्म लाने की। हम जो है ना यहाँ पर जो इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं, जो लीव्स हैं, यहाँ पर उसको रैशनलाइज करें। जैसे ये जीएसटी की बात करें, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, तो इस तरीके से हम जो है ना टैक्स को बूस्ट कर सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। ओके, तो इसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो मेरा पावर डिमांड, जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, वो भी यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ी है भारत में, पूरे देश में। तो यहाँ पर जो सही रास्ता क्या है, मतलब किस तरीके से हम आगे बढ़े कि हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लेकर आए जो पावर सेक्टर है उसमें। ओके, तो यहाँ पर वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है ना वो इंट्रोड्यूस करें इन द जीएसटी रजी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी अभी जीएसटी से बाहर है, तो अभी इसको भी इसी के अंतर्गत लाने की बात करें। इसके अलावा बात करें कि साइजेबल ड्यूटी यहाँ पर हो। ओके, तो जो भी यहाँ पर over 30,000 crore annually, currently disincentive state governments to carry out long-pending power distribution reforms so as to stamp out routine theft and populist non-payment of reasonable user charges. तो यहाँ पर एक साइजेबल ड्यूटी लगाने की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर इतना इसका जो यहाँ पर खर्चा होता है पूरा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो यहाँ पर अदारा है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी एक ड्यूटी लगाओ, जिससे यहाँ पर रेवेन्यू है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर रही हैं कि वो इस तरीके से जो उनके यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज है ना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसको हम डिस्कॉम बोलते हैं, उनका काफी बकाया है जो कि वो दे नहीं रही। ओके, मतलब कि देखो, एक कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, सरकारी कंपनी है ये, जो कि मतलब जिसका काम है पावर डिस्ट्रीब्यूट करना, जो खंभों के जरिए जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो पेमेंट करती है बाद में। ओके, जो पैसा बिल वगैरह हम पे करते हैं ना, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है सरकार के पास जाता है, सरकार बाद में उसको पेमेंट करती है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज होती हैं। तो यहाँ पर उसमें भी बहुत सारा पेंडिसिटी मतलब चल रही है कि सरकारें कर ही नहीं रही, राज्य सरकारें कर ही नहीं रही, क्योंकि इनके पास पर्याप्त धन बन ही नहीं पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि खुद यहाँ पर क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट्स, यहाँ पर खुद से स्कीम्स दे देती हैं, अपने राज्य में फ्री यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्रीकल्चर में हिसाब से बात करूँ तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जितनी मर्जी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करो। फिर वो भी क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर मिला होता है कि सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करें, लेकिन वो घर के लिए भी उसको यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर दूसरा यहाँ पर रूटीन चोरी होती है बिजली की, ठीक है, तो उसको सही करना है हमें। यहाँ पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स है उसको लेकर आना होगा, सही तरीके से यहाँ पर काम चले। और जो यहाँ पर यूजर चार्जेस नहीं पे करते हैं, ओके, तो इन सब चीजों को हमें सही करना होगा। ये चीजें ऐसा नहीं है कि मतलब जिसका बिल आ रहा है और मतलब इस तरीके से सिनेरियो चल रहा है कि अगर कोई जिसने कोई भी गलत काम नहीं किया ना, उसको यहाँ पर पिछले साल 2 साल का बिल डाल दिया जाता है। ओके, मतलब जिसने कोई भी गलत काम नहीं किया, और जो जिसने बिजली का कोई बिल ही नहीं दिया तो उसको कोई बिल ही नहीं आता। तो ये भी यहाँ पर सिनेरियो है। मतलब ये सभी जो सिस्टम है उसको सही करना होगा, जहां पर भी गलतियां उसको सही करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे, हमें जरूरत है कि हम सुधार करें दोबारा से जो नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है लार्ज इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करें जहां पर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई। ओके, जो मतलब अभी भी जहां पर अच्छे तरीके से मतलब काम हो सकता है लेकिन वो डिले हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो इनएफिशिएंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, जो भी हम यहाँ पर खरीद करते हैं, लेकिन जहां पर इनएफिशिएंसी पाई जा रही है उसको ठीक करना है। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, ओके, उनको सही तरीके से स्ट्रक्चर करना है। जो भी किसी भी एक कंपनी का दूसरी कंपनी या सरकार का किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के हिसाब से हम काम कर ले, तो यहाँ पर सही तरीके से काम करना है। तो हमें यहाँ पर जो हमारा डिजिटल इकोसिस्टम है उसको लीवरेज देनी होगी। ओके, उसको उसमें सुधार लाना होगा। और यहाँ पर इनोवेटिव प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन एंड एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो हमें उनको प्रचलित करना होगा। इसका एक ट्रेंड प्रचलित करना होगा कि अच्छी डिसीजन मेकिंग जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी सरकारें जो है वो दे सके। तभी जो है मतलब ये पूरे क्षेत्र में ये जो महंगाई बढ़ जाती है ना, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आगे यहाँ पर एक डाटा जिसमें बात कर रहे हैं कि जो इनफॉर्मल जॉब्स हैं, तो उसकी कैटेगरी में वुमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो इनफॉर्मल जॉब्स मतलब कि जिसकी कोई अच्छे तरीके से ना कोई प्रॉपर हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ज्यादातर अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वहां पर इनफॉर्मल सेक्टर ही काम करता है। फॉर्मल सेक्टर में हम कहेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें पता रहता है कि किसी फर्म में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी सैलरीज है। ओके, लेकिन ज्यादातर भारत में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो एम्प्लॉयमेंट निकल कर आती है उसकी यहाँ पर रेंज ज्यादा है। ओके, तो उसका मतलब कोई इतना ज्यादा बड़े पैमाने पर
ना तो इन्फॉर्मेशन रहती है, ना ही यहाँ पर कोई सोशली बेनिफिट जो है ना उनको मिल पाता है। अगर कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो वहां पर सोशली बेनिफिट उनको होता है, उनका पीएफ वगैरह कट होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो अभी उसी इनफॉर्मल जॉब्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफी खराब इम्पैक्ट देखने को मिला है पैंडेमिक के चलते इनफॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर, खास तौर पे वोमेन के। तो वोमेन मतलब उनके उनके ऊपर सबसे यहाँ पर खराब हिट हुआ है इसके चलते। तो मेजोरिटी जितने भी यहाँ पर वोमेन है तो इनफॉर्मल इकोनॉमी में वो काम करती है। तो यहाँ पर बात करेंगे, इनफॉर्मल जॉब अकाउंट्स फॉर नियरली 70% ऑफ ऑल जॉब्स इन अफ्रीका। तो यहाँ पर तो इनफॉर्मल जॉब्स मतलब ज्यादातर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ज्यादातर जॉब्स इनफॉर्मल जॉब्स ही हैं। और यहाँ पर साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया, ओके, तो यहाँ पर ये भी देश वही है जहाँ पर ज्यादातर जो लोग जो है इनफॉर्मल जॉब के अंतर्गत ही काम करते हैं। भारत जो है वो साउथ एशिया का हिस्सा है, ओके। अगर मैं बात करूं फिलीपींस की, ओके, तो ये ईस्ट एशिया का हिस्सा है। तो ये यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है, फीमेल इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एज शेयर ऑफ टोटल फीमेल एम्प्लॉयमेंट, ओके। और रेड कलर में है जो यहाँ पर टोटल एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें मैन भी हैं फीमेल भी हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर ये परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताया गया है अफ्रीका में, ओके। तो अफ्रीका में देखो यहाँ पर 63% है, जितनी भी टोटल फीमेल है तो उनके हिसाब से यहाँ पर अभी कितने को लोगों के यहाँ पर ना जॉब है, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद यहाँ पर टोटल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से आधे से भी कम है वोमेन की पार्टिसिपेशन। तो ये ईस्ट एशिया का यहाँ पर कैटेगरी है, साउथ एशिया की कैटेगरी है, वेस्ट एशिया, ये यहाँ पर लैटिन अमेरिका, और यहाँ पर जो कैरेबियन देश है ना तो उनकी यहाँ पर बात करते हैं। चलो, किन्हीं दो कंट्रीज के नाम बताओ जो लैटिन अमेरिका में पड़ते हैं, और किन्हीं दो कंट्रीज के नाम बताओ जो यहाँ पर कैरेबियन सी के आसपास पड़ते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अभी ये तीसरे वाला एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, स्क्वीजिंग स्टेट्स आउट। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कोविड वैक्सीनेशन पॉलिसी है ना तो वो किस तरीके से है भारत सरकार की। तो उसमें कुछ अभी जो है ना ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिल रही, कमियां देखने को मिल रही, उसी की बात कर रहे हैं ऑथर इस आर्टिकल में। तो अभी अप्रैल 22 की बात कर रहे हैं, अप्रैल 22 2021, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है तो उसने प्राइस अनाउंस किया कोविशील्ड वैक्सीन का, तो जो कि 400 रुपए प्रति डोज था फॉर स्टेट्स एंड 600 रुपीज पर डोज फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी और जो भी प्राइवेट सेक्टर है, चाहे प्राइवेट कंपनीज अगर खरीद कर अगर अपने ही एम्प्लॉयज को लगवाना चाहती है तब भी यहाँ पर 600 रुपए ही यहाँ पर डोज लगेगा। तो कहने का मतलब दो डोजेज लगनी है तो एक बंदे के ऊपर यहाँ पर 1200 रुपया खर्चा आएगा। तो अगर सरकारें, राज्य सरकारें यहाँ पर काम करेंगी तो राज्य सरकार का एक बंदे के ऊपर 800 रुपया खर्चा आएगा अगर वो कोविशील्ड वैक्सीन लगवा रही है। तो ये हाल ही में क्यों ऐसा किया गया, भारत सरकार ने ही यहाँ पर ना अपना एक अनाउंसमेंट की थी जिसमें ये बात कह दी थी कि 50% प्रोक्योरमेंट जो है, खरीद जो है, जो वैक्सीन निर्माता कंपनीज है वो भारत सरकार करेगी, और 50% जो बाकी बचा उसमें से 25% जो है ना स्टेट गवर्नमेंट्स और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में वहां पर बांट दिया जाएगा। और वहां पर जो कंपनीज है ना उनको यहाँ पर प्रोविजन दे दी कि अपने हिसाब से आप जो प्राइस लेना चाह रहे हो पर डोज राज्यों से और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर से तो आप कर सकते हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी भी जो प्रोक्योरमेंट हो रही है वो 150 रुपए प्रति डोज के हिसाब से ही हो रही है, ओके। तो अभी अभी 23 अप्रैल की बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसने हाई लेवल मीटिंग की विद चीफ मिनिस्टर्स ऑफ 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सीएम थे भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम थे अमरिंदर सिंह। तो उन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की कि जो वैक्सीन डोजेस जो यहाँ पर स्टेट्स को दी जा रही है तो वो उसी प्राइस पे रखें जिस प्राइस पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी जा रही है वो की है। वो कितना प्राइस है, वो है 150 रुपए। 150 रुपए यहाँ पर प्रति डोज जो है खर्चा है। तो अभी संडे की बात कर रहे हैं, जो केरला के अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आउटगोइंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो अभी मतलब बाहर हो रहे हैं। तो अभी बात कर रहे हैं कि उनका नाम है थॉमस इसाक। तो उन्होंने कंफर्म किया है कि जो राज्य है ना तो उनको पूरे तरीके से अंधेरे में रखा हुआ है। अगर हम 18 से लेकर 44 ईयर्स जो यहाँ पर एज ग्रुप को जो वैक्सीनेशन की ड्राइव चलानी थी 1 मई से, ओके, तो 1 मई से भारत सरकार ने कहा था कि अभी जो 18 प्लस जितनी भी पॉपुलेशन सबको वैक्सीनेट करना, लेकिन बहुत सारे राज्य नहीं कर पाए। बहुत सारे राज्यों ने मतलब डिले कर दिया क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई नहीं थी। तो यही बात इनके फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हाँ, अंधेरे में रखा जा रहा है कि यहाँ पर जो 18 प्लस जो यहाँ पर वैक्सीनेशन पॉलिसी है भारत सरकार की उसके रिगार्डिंग। और इसके अलावा ये भी बात कर रहे हैं कि वी वर टेकन एंटायरली बाय सरप्राइज व्हेन द पॉलिसी वाज अनाउंस्ड, ओके। तो मतलब इसके रिगार्डिंग भी ये बात कह रहे हैं कि जब ये पॉलिसी अनाउंस की, जैसे शुरुआत में जिसकी मैंने बात की थी कि कंपनीज को भारत सरकार ने यहाँ पर हक दे दिया कि जो राज्य सरकारें हैं वो प्राइवेट सेक्टर को अपने हिसाब से आप जो है प्राइस चार्ज कर सकते हो। तो इसी के चलते यहाँ पर कह रहे हैं कि हम हैरान हैं कि मतलब ऐसी पॉलिसी अनाउंस की गई है
और जिसमें जो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो भारत बायोटेक है, ओके, तो इनको यहाँ पर कहा गया है कि अपने हिसाब से वो प्राइस लगाए। तो ये कह रहे हैं कि उनको कोई राइट नहीं है कि मतलब वो इस तरीके से जो है ना प्राइसेस को फिक्स करे जिस तरीके से अभी इन्होंने किया है। तो यहाँ पर जितनी भी पॉलिसी भारत सरकार की, इसको यहाँ पर इरेशनल कहा जा रहा है, जो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर है थॉमस इसाक। एंड इट इज टोटली आर्बिट्रेरी, मतलब गलत है सब कुछ। वन डजेंट नो हाउ मच वन इज गेटिंग वन, ओके, मतलब पता ही नहीं है कि कितना आ रहा है और कितनी यहाँ पर कब पहुंचेगी वैक्सीन की सप्लाई, तो ये भी नहीं पता। तो मतलब ये भी, इसमें भी यहाँ पर मतलब कि अंधेरा है राज्य सरकारों को कि वैक्सीन की सप्लाई कब आएगी, ओके, और कितने दाम पर आएगी, कुछ पता नहीं है अभी। और दूसरी ओर यहाँ पर 7 मई की बात कर रहे हैं कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं अदार पुणेवाला, तो अभी ये न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ बातचीत करें तो उन्होंने यहाँ पर काफी बातें उस समय कही कि उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स, मिनिस्टर्स, पब्लिक, फ्रेंड्स, एंड दे ऑल वांट द वैक्सीन, सबको वैक्सीन चाहिए। और सभी मुझे बार बार जो है कॉल कर रहे हैं कि वैक्सीन प्रोवाइड कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट इट एज बेस्ट एज आई कैन, तो जितनी मेरी कोशिश हो बढ़िया तरीके से, इक्वल तरीके से सब जगह मैं वैक्सीन पहुंचा दूं, तो मेरी कोशिश यहाँ पर है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें ही यहाँ पर ना सोचने के ऊपर, विचार करने के ऊपर यहाँ पर हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम भी देखें कि मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो, कौन सा प्रोसेस हम अपनाएं जिसके चलते जहां जहां से भी डिमांड रही वहां वहां तक जो है सप्लाईज पहुंचा दें। फिर आगे यहाँ पर 9 मई की बात करें भारत बायोटेक की, ओके, तो ये जो है कोवैक्सीन बना रहा है, ओके, कोवैक्सीन भारत की अपनी बनाई हुई वैक्सीन है, अपनी रिसर्च है। तो इन्होंने भी यहाँ पर जो है अनाउंस किया था कि डायरेक्ट सप्लाई जाएगी 14 राज्यों को बेस्ड ऑन द एलोकेशन रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी दी थी उसी हिसाब से यहाँ पर ये भी राज्य सरकारों को यहाँ पर जो है वैक्सीन पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर बात करें स्ट्रेंजली स्टेट्स विद सम ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ एक्टिव केसेस दैट डे, अगर कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर 5.6 लाख केसेस थे, केरला की बात करें 4.2 लाख केसेस थे, एंड राजस्थान की बात करें तो 2 लाख केसेस थे वर मिसिंग फ्रॉम द लिस्ट, वाइल असम जिसके सिर्फ 36,000 केस थे, तो यहाँ पर उसको यहाँ पर जगह दी गई जब ये 14 राज्यों को यहाँ पर अनाउंसमेंट की कि हम यहाँ पर सप्लाई देंगे यहाँ पर कोवैक्सीन। तो कहने का मतलब ये है कि जिनके केसेस ज्यादा थे तो उनको यहाँ पर जो है प्रायोरिटी नहीं दी गई, और जिनके यहाँ पर केसेस नहीं, बहुत कम थे, उनको यहाँ पर शामिल कर लिया गया कि उनको जो है वैक्सीन की सप्लाई भेजी जाएगी। तो यहाँ पर ये बड़ी विचित्र बात है, मतलब समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों किया गया भारत बायोटेक के द्वारा। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फाइनली 9 मई को एक एफिडेविट यहाँ पर आता है जिसमें कहा जाता है कि एक फार्मूला यूज किया जाएगा एलोकेशन करते के लिए, मतलब राज्य को कितनी यहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी, किस हिसाब से दी जाएगी। तो यहाँ पर जो भी अनुपातिक जनसंख्या होगी किसी भी राज्य की, तो यहाँ पर जितने यहाँ पर ज्यादा आबादी होगी, जितनी भी आबादी होगी 18 से लेके 44 साल तक जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे होंगे किसी पर्टिकुलर राज्य में, तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो है उस राज्यों को जो है उतनी ही क्वांटिटी जो है सप्लाई यहाँ पर जो है पहुंचने की इजाजत दी जाएगी कि मतलब इतना ही आप जो है खरीद सकते हो। ओके, मतलब कि अगर हम 18 से लेकर 44 ईयर्स तक जितने भी अडल्ट पॉपुलेशन है, हर एक राज्य में इसकी अलग अलग परसेंटेज है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि कुल आबादी कितनी किसी एक राज्य की, तो जितनी यहाँ पर कुल आबादी ज्यादा है तो उसके हिसाब से यंग पॉपुलेशन भी उसका अपना हिसाब से होगी कि कितने परसेंटेज है, तो अभी उसी हिसाब से ही मतलब रिक्रूट कर सकेंगी राज्य सरकारें। तो यहाँ पर इस तरीके से नया फॉर्मूला बनाया गया है। तो इसमें ऑथर बात कर रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया कि क्यों असम जो है, जिसकी यहाँ पर सिर्फ 1.08 करोड़ यहाँ पर सिर्फ इतने ही लोग हैं जो कि 18 से लेकर 44 साल के एज ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, तो इनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जा रही है। ओके, तो यहाँ पर जो है अगर दूसरी बात करें हम राजस्थान की, तो यहाँ पर 3.75 जो करोड़ लोग हैं यहाँ पर इस कैटेगरी में आते हैं 18 से लेकर 44 साल के एज ग्रुप में। ओके, तो अभी फर्स्ट अलॉटमेंट में असम को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जा रही है। ओके, तो यहाँ पर असम को कितनी डोजेस दी जाएंगी, असम को यहाँ पर 5 लाख डोजेस मिलेंगी मई महीने में, और यहाँ पर अगर राजस्थान की बात करें तो इनको यहाँ पर 11.4 लाख डोजेस जो है वो प्रदान की जाएंगी इसी मई के महीने में। ओके, लेकिन आप जो है पॉपुलेशन का अनुपात देख लो, ये तकरीबन 4 करोड़ के आसपास है, तो ये मतलब ये 1.25 करोड़ के आसपास आप कह लो। ओके, तो 1.25 करोड़ भी काफी ज्यादा मैंने कह दिया, तो मतलब काफी ज्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन है, तो इनको यहाँ पर इसके मुकाबले में यहाँ पर कम दिया जा रहा है। और इसके अलावा बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ वैक्सीन जो है वो रिलीज की जाएंगी मई महीने में फॉर 18 से 44 जो यहाँ पर यस का एज ग्रुप है उनके लिए। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि
जो डेली यहाँ पर वैक्सीनेशन होगी अक्रॉस द कंट्री, सो विल बी यहाँ पर कितनी होगी, सिर्फ 6.45 लाख डोजेस, मतलब कि डेली इतनी ही यहाँ पर डोसेज जो है, इतनी ही यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है दी जाएगी पूरे देश में। और उसके अलावा और भी बात कर रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं, तो इनका भी यहाँ पर गलत हिसाब किया गया है, जिस तरीके से इनको इक्वल तरीके से बांट दिया गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट सेक्टर और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, अगर इन दोनों की बात करें तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 50% जो यहाँ पर रेशियो छोड़ी गई है राज्य सरकारें और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लिए, उसमें से 25% राज्य सरकारें और 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यहाँ पर एक कैटेगरी रखी गई कि मतलब अभी इतनी वैक्सीन की सप्लाई जो है ये खरीद सकते हैं, जितनी भी टोटल आएगी उसमें से इतनी। और उसमें भी यहाँ पर प्राइस डिफरेंशिएशन है, प्राइस राज्य सरकारों के लिए अलग है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पूरा सिनेरियो दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर सीधे सीधे तौर पे ये नजर आ रही है बात की अस्पष्टता है, मतलब कि पॉलिसी इस तरीके से बनाई गई कि मतलब राज्य को अंधकार में डाल दिया, उनको पता नहीं चल रहा कि क्या करना है, कुछ क्लियरेंस नहीं है, मतलब कि सही तरीके से कोई हम कहें कि बात चल रही हो। तो इसीलिए यहाँ पर बात करें, इट्स रियली द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग, मतलब कि यहाँ पर सूझबूझ वाली कोई नीति नहीं बनाई गई है। ओके, तो मतलब जिस तरीके से मतलब ऐसा होता है ना कि पूरा दूर अंदेशा का एक बार सोच लिया और सोचने के बाद जो है नीति बनाई कि सबका यहाँ पर बेनिफिट हो, हमारा जो मेन टारगेट है वो कि वैक्सीन सप्लाई पहुंचे, वैक्सीन सब जगह पहुंचे, तो इसमें यहाँ पर दिक्कत करने की यहाँ पर बात कर रहे हो। तो ये यहाँ पर पूरा सिनेरियो पेश किया गया है इस एडिटोरियल में। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की। तो यहाँ पर बात करें द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेशन। तो अभी जो बातें एडिटोरियल नंबर 2 में डिस्कस की हैं, तो वहां पर भी हमने महंगाई की बात की है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है। तो अभी उसके अलावा जो यहाँ पर कुछ रीजंस हैं, तो अभी उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं इस आर्टिकल में। तो यहाँ पर बात करें, विद कोविड अफेक्टिंग फैक्ट्री फ्लोर्स, सप्लाई नीड्स टू बी मैनेज आइटम बाय आइटम, सेक्टर बाय सेक्टर। तो अभी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अभी क्या बात कर रहे हैं ऑथर यहाँ पर कि इन्फ्लेशन जो है ना, अभी जिस महंगाई जिस दर से यहाँ पर बढ़ रही है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम अगर ये कहें कि यहाँ पर जो फूड प्राइसेस है अगर उसमें यहाँ पर इजाफा हुआ, या फिर जो फ्यूल प्राइसेस अगर उसमें इजाफा हुआ और उसी के चलते महंगाई बढ़ रही, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पर जो कोर इन्फ्लेशन है, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी यहाँ पर चुनौती है, जिसके चलते यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इसको यहाँ पर हमें कंसीडर करना होगा। ज्यादातर यहाँ पर देखो, जो आम इकोनॉमी है ना, तो उसमें ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जैसे अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए, तो ठीक है, मतलब एक जगह से एक चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, ओके, दूसरी जगह तक लेकर जाना है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ना, वो भी उसी में डाल दी जाता है, जब आगे जिस भी पास वो सामान पहुंचेगा, आगे जब उसको बेचेगा वो, ओके, तो वो उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी इंक्लूड करे, जिसके चलते एट द एंड जो फाइनल प्रोडक्ट पहुंचा है कंज्यूमर तक, तो वहां पर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यही यहाँ पर बोलता है कि जो कंज्यूमर तक जो जिस प्राइस पे चीज पहुंच रही है ना, तो वो कितना प्राइस है, तो उसके हिसाब से क्या महंगाई है। तो जो हम महंगाई को मापते हैं, तो वो सीपीआई के हिसाब से मापते हैं, ना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से मापते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कोर सेक्टर है ना, तो वो सबसे बड़ा यहाँ पर जो कोर इन्फ्लेशन प्रेशर है, सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है। ओके, तो मतलब जैसे अभी जो सेकंड एडिटोरियल में हमने डिस्कस किया था, वो कोर सेक्टर के बारे में ही था, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री की बात की, ओके, तो वहां पर पेट्रोलियम की बात की, इसके अलावा हमने वहां पर आयरन ओर इंडस्ट्री की बात की। तो सभी ये कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज है, कुल मिलाकर 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज है भारत में। ओके, तो उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गया, ओके, तो यहाँ पर नेचुरल गैस का यहाँ पर इंडस्ट्री हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पर 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मार्च 2020 की बात करें, तो यहाँ पर 60% जो कोर बास्केट थी, उसने यहाँ पर सीपीआई में महंगाई को यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया था, कि इसके वजह से यहाँ पर महंगाई बढ़ी थी, जहां पर ये मेन चीजें बनती हैं। ओके, तो अभी अगर मार्च 2021 की बात करें, तो यहाँ पर 80% यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कोर सेक्टर इंडस्ट्री ने ही यहाँ पर महंगाई में किया है, कि महंगाई उन्हीं की वजह से यहाँ पर बन रही है। ओके, तो बहुत चीजें यहाँ पर जो है हमारी कोर सेक्टर में बनती हैं, अगर वही चीज महंगी हो जाए, सपोज करो अगर यहाँ पर खेती बाड़ी करनी है, तो वहां पर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी हमारी कोर सेक्टर इंडस्ट्री है। अगर वहीं पर ही दाम बढ़ा दिया जाए, वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो फिर जब तक किसान तक वो फर्टिलाइजर पहुंचेगा, तो यहाँ पर दाम बढ़ेंगे। ओके, तो उसके चलते यहाँ पर मेन यहाँ पर जड़ वो है। तो इस उसी की यहाँ पर बात करें। इसके अलावा बात करें कि कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि पिछले साल जो यहाँ पर फैक्ट्री गेट, या जिसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, मतलब कि जब फैक्ट्री से सामान यहाँ पर बल्क में पहुंचता है, तो यहाँ पर उसको होलसेल के हिसाब से देखा जाता है, तो उसकी उसमें भी कुछ प्राइस होता है। ओके, तो यहाँ पर उसकी बात करें कि वो जो इन्फ्लेशन थी वॉज वे लोअर देन सीपीआई इन्फ्लेशन। तो महंगाई यहाँ पर जो कंज्यूमर प्राइस, जहां तक कंज्यूमर के हाथ में जब चीज पहुंची, तब यहाँ पर महंगी हुई।
ऐसा नहीं है कि किसी दुकानदार ने होलसेल पे किसी फैक्ट्री से माल उठा लिया, उसको यहाँ पर ज्यादा महंगा पड़ा, उसको इतना महंगा नहीं पड़ा जितना मतलब आगे पड़ रहा है, मतलब कि ये चार्जेस लगते रहते हैं। ओके, जिसके चलते एट द एंड कंज्यूमर के ऊपर ही मतलब सारा जोर निकलता है। तो यहाँ पर बात करें जो सप्लाई चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम यहाँ पर कोविड-19 के चलते यहाँ पर देखने को मिली, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग यहाँ पर है ना फोर्स माना जा रहा है, जिसके चलते कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ गई। और अगले आगे यहाँ पर बात करें जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है, तो यहाँ पर ये भी बढ़ी है। ओके, तो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ी है। अगर हम यहाँ पर पिछले 8 साल के हिसाब से बात करें, तो यहाँ पर अप्रैल 2021 में ये मतलब यहाँ पर 7.4% की वृद्धि देखने को मिली है। ओके, अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर सीपीआई को भी ये बीट कर रहा है। ओके, आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी फर्स्ट वेव की बात करें तो कोविड-19, तो पहले यहाँ पर अर्बन प्रॉब्लम था बड़े पैमाने पर, लेकिन अभी धीरे धीरे सेकंड वेव जो है ना, वो अभी रूरल फुटप्रिंट पे भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, नुकसान कर रही है। तो यहाँ पर डाटा आ रहा है कि 90% जितने भी बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो यहाँ पर सुजेस्ट कर रहे हैं कि जो एक्टिव केस लोड है वो 4 गुना बढ़ चुके हैं कोविड 19 के। ओके, तो अभी फर्स्ट वेव के मुकाबले में, तो अभी इससे यहाँ पर ये नतीजा निकल रहा है कि यहाँ पर जो एक और जो माइग्रेशन है, जो शहरों की ओर जो माइग्रेशन हो रही है टू लार्ज एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, तो यहाँ पर सबसे बड़ा रिस्क वही है, माइग्रेशन। ओके, मतलब कि लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ कर, मतलब कि उन एरियाज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं जहां पर ज्यादातर केसेस निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि वहां उन एरिया से हमें जल्दी निकाला जा सकता है। सो इज दैट दिस विल एडवर्सली इम्पैक्ट खरीफ ऑपरेशंस एंड प्रेशर ऑफ फूड प्राइसेस। तो अगर यहाँ पर लेबर ही चली जाएगी रूरल एरियाज में से, काम ही नहीं करेगी, तो अपने अपने घरों को देखेंगे कि मतलब जहाँ जहाँ के हम हैं, तो हम वहीं पर काम करेंगे, किसी दूसरे राज्य में जाकर काम ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फिर मतलब रिस्क पे आ जाएगा जो यहाँ पर जो खरीफ ऑपरेशन है। तो खरीफ में जो अभी फसलें लगाई जाएंगी, जो चावल की फसल लगेगी, इसके अलावा बहुत बहुत सारी क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स, उन सभी के नाम यह कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और इसके अलावा कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के भी जो सारे नाम है वो भी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो उसके चलते यहाँ पर कह रहे हैं कि फूड प्राइसेस जो है ना वो बढ़ सकते हैं, दाम बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। और क्या इसके अलावा बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेशन दे रहे हैं कि बफर स्टॉक जो इनके पास पड़े हैं ना, तो उनको सही तरीके से यहाँ पर चतुर इम्पोर्ट पॉलिसी यूज करके उनको निकालिए बाहर, और उनको जो है आगे प्रदान कीजिए, मतलब कि ताकि जो फूड प्राइसेस जो है ना उसमें इजाफा ना देखने को मिले। और इसके अलावा बात करें कि अभी स्टेट लॉकडाउन जो है ना इस साल भी काफी बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते माइग्रेंट्स जो है ना वो अभी अपने घरों पर वापस जा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत शॉर्ट नोटिस में वापस जा रहे हैं, तो बहुत सारी डिफिकल्ट कंडीशंस को यहाँ पर वो फॉलो करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड वेव में 1 साल के अंदर अंदर जो है ना उनको समझ आ गई है, बिहेवियरल चेंज उनमें देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जो माइग्रेशन है, जो माइग्रेंट लेबर मार्केट्स, तो यहाँ पर ज्यादातर लोकलाइज्ड हो गई है कि अपने घरों के आसपास ही रहो। ओके, तो यहाँ पर वो नहीं चाह रहे हैं कि मतलब बहुत लंबा सफर तय करके वो किसी दूर जगह पर जाए। ओके, तो मतलब वहां पर जाके काम करे, तो ये भी इस सिनेरियो से वो भी बच रहे हैं। और आगे यहाँ पर ऑथर बात करें कि अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यहाँ पर डाइवर्जन हुआ है ऑक्सीजन का बहुत बड़े पैमाने पर, जो हमारे ईस्टर्न इंडिया में जो स्टील प्लांट्स थे वहां से। ओके, तो वहां पर जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी यहाँ पर अगर बात करें तो स्टील प्लांट्स की बहुत यहाँ पर अहमियत रहती है, तो ऑक्सीजन के बगैर वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग मैं अलग से लेक्चर बना चुका हूँ, तो आप वीडियो सेक्शन में जाके ना आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्टील प्लांट्स में ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर बात करें कि अभी जो डाइवर्जन हुई है हाल ही में ऑक्सीजन की इंडस्ट्रियल से, यहाँ पर इंडस्ट्री से निकाल कर उसको मेडिकल यूज के लिए अभी यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये इसके चलते यहाँ पर सप्लाई चेन जो है ना ये अफेक्ट हुई है बहुत सारे सेक्टर्स की। ओके, तो यहाँ पर जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, तो अगर इसमें अगर हम बात करें अगर इंजीनियरिंग गुड्स की, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की और फैब्रिकेशंस की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को यहाँ पर एज ए क्रिटिकल इनपुट जो है ना यूज किया जाता है, एज अ रॉ मटेरियल इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर यह सेक्टर अफेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर बात करें कि दिस डिफिकल्टीज हैव नॉक ऑन इफेक्ट्स ऑन डाउनस्ट्रीम सेक्टर सच एज कार एंड वाइट गुड मैन्युफैक्चरर्स। तो यहाँ पर अगर स्टील की मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से नहीं होगी, तो जहां पर भी आगे स्टील लगेगी, जैसे यहाँ पर कार की बात कर लो तो वहां पर सारी बॉडी स्टील से बनी होती है। ओके, यहाँ पर फ्रिजेस की बात कर लो, ओके, तो यहाँ पर व्हाइट गुड्स में फ्रिजेस आ गए, एसी वगैरह आ गए, तो खैर एसीज वगैरह में भी स्टील जो है बैक साइड यूज करते हैं, तो मतलब वहां पर दिक्कत आएगी फिर, तो मतलब वहां पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उनकी सप्लाई चेन में भी यहाँ पर फ्यूचर में दिक्कत देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये सब कुछ अगर होता है तो फिर प्राइस मतलब प्राइस हो सकता है इन सभी चीजों का भी। ओके, तो यहाँ पर जब चीज ही नहीं यहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी, फिर जितना स्टॉक बचा है फिर उसी के हिसाब से यहाँ पर प्राइस बढ़ जाएगी। डिमांड जब बढ़ेगी तो, लेकिन सप्लाई में शॉर्टेज होगी, तो फिर तो दाम भी बढ़ेगा ना, तो यहीं पर ये सिचुएशन बन जाएगी। तो अभी यहाँ पर सेकंड वेव के चलते यहाँ पर बात करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब भी कुछ यहाँ पर क्रिटिकल सेक्टर्स में कुछ देखना होगा, तो यहाँ पर जहां पर भी इनपुट सप्लाई कंस्ट्रेंट है, रॉ मटेरियल नहीं पहुंच रहा है, तो वहां पर वो प्रदान करे थे, जहां पर टेम्परेली जो इम्पोर्ट्स है उसको उसके लिए यहाँ पर अलाउ करते हैं अलग अलग सेक्टर्स को।
और यहाँ पर जो कस्टम टैरिफ लगती है, जो यहाँ पर चार्जेस लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है, उसको भी यहाँ पर थोड़ा कम कर दे। ओके, आसान करने की मतलब इतनी महंगी चीज जो है ना उनको ना मिले। जो अगर हम इनपुट रॉ मटेरियल की भी बात करें तो ज्यादातर यहाँ पर ऑक्सीजन की ही ज्यादातर जरूरत है। और इसके अलावा जो रॉ मटेरियल, अगर स्टील की भी बात करें तो उसका भी इंपोर्ट करना है, तो मतलब कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर कम लगाई जाए। और आगे यहाँ पर बात करें कि अभी इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है इन द मिडल ऑफ क्रिपलिंग पैंडेमिक इज ऑलमोस्ट एंटायरली सप्लाई ड्रिवन। मतलब कि सप्लाई के हिसाब से ही मतलब ये इन्फ्लेशन है। मतलब अगर अच्छी सप्लाई हम दे पाते हैं तो सही तरीके से इकोनॉमी जो है, हो सकता है सही तरीके से महंगाई को हम कंट्रोल कर लें। तो अगर हम आरबीआई की टूल किट की बात करें तो उस मतलब अगर उसकी पॉलिसी रेट्स की बात करें, जैसे उसके हाथों में ये चीजें होती हैं कि रिवर्स रेपो रेट, ओके, ये सब चीजें मैनेज करके चले तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी किस तरीके से रखे, उस तरीके से ये महंगाई को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर अभी इस सिचुएशन की बात करें तो मतलब बहुत कम रोल वो अब यहाँ पर अदा कर सकते हैं इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर आरबीआई जो कर सकता है वो ये कर सकता है कि जो ये क्रिटिकल सेक्टर्स हैं इनको यहाँ पर पैसे की जो सप्लाई है ना वो यहाँ पर आसानी से दे दे, कम ब्याज दर यहाँ पर रखे और आसानी से इनके हाथ में पैसा पहुंच जाए, ता जो कि ये मतलब जहां से भी इंपोर्ट करना है तो वहां से पैसा देके इंपोर्ट कर सके। और यहाँ पर एक जो सप्लाई है ना तो वो भी बढ़े, तो उसी के ऊपर यहाँ पर एक जो है ना फोकस कर सकता है आरबीआई, तो ये काम कर सकता है। और आगे यहाँ पर बात करें कि अभी जो एक रास्ता जो बचा है कि जो स्टैगफ्लेशन है। ओके, स्टैगफ्लेशन मतलब कि जब किसी भी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ती जा रही हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना वो मतलब बहुत ज्यादा होता जा रहा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई है और दूसरी ओर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत नीचे गिरनी शुरू होगी, तो ये यहाँ पर सिचुएशन बन जाती है स्टैगफ्लेशन की। ओके, तो अभी इससे बचना है, तो इससे बचना है तो यहाँ पर सप्लाई को मैनेज करना होगा आइटम बाय आइटम, सेक्टर बाय सेक्टर। ओके, तो यही यहाँ पर रीजन है रेमिट ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो कि यहाँ पर दोनों यहाँ पर सरकारें कर सकती हैं, राज्य सरकारें भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो इस तरीके से हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो इस आर्टिकल के राइटर हैं वो यहाँ पर चीफ और सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं यहाँ पर रिस्पेक्टिवली एचडीएफसी बैंक में सॉरी। तो चलिए अभी हम बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है डाउ जोन्स इंडेक्स। तो ये क्या है? तो ये क्या है? ये यूएस का ही एक शेयर प्राइस इंडेक्स है जो कि मॉनिटर करता है, रिकॉर्ड रखता है जितने भी यहाँ पर शेयर प्राइस की मूवमेंट होती है, जितनी भी कंपनीज यहाँ पर लिस्टेड होती है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अगर यहाँ पर कुछ हलचल होती है इसका इम्पैक्ट दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस में देखने को मिलता है, क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो यूएस जो है वो 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर दी जाती है, जो यहाँ पर कुछ हाईटेक कंपनी जो कि यहाँ पर लिस्टेड होती है नास्डॉक स्टॉक एक्सचेंज में। और ये जो नास्डॉक स्टॉक एक्सचेंज है ये भी दुनिया का ये दूसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये भी अमेरिका में ही है, ये भी न्यूयॉर्क में ही स्थापित है। लेकिन यहाँ पर जो है ना हाई टेक्नोलॉजी कंपनी ज्यादातर यहाँ पर लिस्टेड होती है, तो यहाँ पर इनको एग्जेम्पशन है। ओके, ये जो यहाँ पर यूएस का शेयर प्राइस इंडेक्स है, ओके, तो ये थोड़ा अलग से काम करता है। तो बिल्कुल जो ये जो डाउ जोन्स इंडेक्स है ना, तो ये बिल्कुल जो भारत का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पर जैसे सेंसेक्स है ना, बिल्कुल उसके जैसे ही है। ओके, तो ये वाला इंडेक्स है। जैसे हम बात करें सेंसेक्स की तो ये हमारा इंडेक्स है स्टॉक मार्केट का। अगर हम बात करें निफ्टी की तो वो हमारा इंडेक्स है। ओके, तो यहाँ पर निफ्टी किसका है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। और यहाँ पर सेंसेक्स किसका इंडेक्स है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो उसी तरीके से यहाँ पर नाम याद रखिएगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पर इंडेक्स है डाउ जोन्स इंडेक्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? तो अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।